हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू राइट गाइडेंस एंड एम्बिशन। माय नेम इज़ अंजलि। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था, यूनिट 2 के अंदर टोटल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूँगी फ्रॉम द चैप्टर फैमिली। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, हैंड रिटन नोट्स नहीं बन पाए क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैंने बुक में से जो है आपके जो लाइंस है उसको अंडरलाइन कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, और जो ईजीएस्ट फॉर्म है उसमें उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स और लाइंस है वो कट कर दी हैं। तो आपको जो भी मैं कराऊंगी सिर्फ आपने अंडरलाइन जो लाइंस है वही लर्न करनी है, वही रीड करनी है। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ सपोर्ट करो चैनल को, जितना हो सके लाइक करो, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चे जुड़े थे। इस सेमेस्टर में मेरे साथ जो है सेकंड ईयर के बच्चे भी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करूं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको रिटर्न नोट्स जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में चाहिए, ताकि मैं पहले से ही जो है उसकी तैयारी करके रखूँ। क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पर रिटर्न नोट्स बनाना बहुत मुश्किल है। मुझे कोचिंग में भी जो है अपना टाइम देना पड़ता है, और एक ही साथ 2 या 3 सेमेस्टर्स की वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है इतने सारे सब्जेक्ट्स की। तो प्लीज़ आप पहले से ही मुझे बता दो, ताकि मैं 3 या 4 महीने पहले ही अभी स्टार्टिंग कर दूं आपके रिटर्न नोट्स की तैयारी करना। प्लीज़ जितना हो सके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो चैनल को, ताकि जितना आप सपोर्ट करोगे चैनल को उतनी मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए हार्ड वर्क करने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ फैमिली? राइट डाउन द अप्रोचेस एंड फीचर्स ऑफ फैमिली। तो सबसे पहले आपने लिखना है मीनिंग। इट डोनेटेड अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सर्वेंट्स एंड स्लेव। तो ये एक ग्रुप होता है जिसके अंदर पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सर्वेंट और स्लेव्स जो होते हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं। फैमिली इज़ नॉट ओनली अ बायोलॉजिकल ग्रुप बट ऑल्सो अ सोशल यूनिट। तो फैमिली एक बायोलॉजिकल ग्रुप होता है, मीन्स एक पर्सन जो होता है उसका दूसरे पर्सन के साथ शायद जो है ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, बट ऑल्सो अ सोशल यूनिट, यानी सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट जो है वो फैमिली होता है, जिसके अंदर हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन होते हैं। एज एन इंस्टीट्यूशन इट लेज डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द मेम्बर्स। जो भी उस फैमिली का मेम्बर होता है उसको अपनी फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। यानी फैमिली जो है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल करती है। As a group, it consists of members who trace out their identity either through ancestors। तो ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबकी एक जैसी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स सेम है, यानी कि उनके पूर्वज सबके सेम होते हैं। फैमिली इंस्टीट्यूशन इज़ यूनिवर्सल। पूरी दुनिया में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे फैमिली देखने को मिलेगी हमें, वो यूनिवर्सल है। बट इट्स कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है, जो नंबर्स है फैमिली के अंदर, कितने लोग रह रहे हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंट हो सकता है सोसाइटी टू सोसाइटी एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं लोग, तो वैसे वैसे फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज होता जा रहा है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है वेरियस अप्रोचेस। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल फंक्शनल अप्रोच। सोशियोलॉजिस्ट हु यूज द यूनिवर्सल फंक्शनल अप्रोच postulate that in all the societies family is organized to perform certain functions for the society। अब सोशियोलॉजिस्ट जो इस अप्रोच को मानते हैं वो ये कहते हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर फैमिली जो है वो एक सर्टेन काइंड ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है सोसाइटी में रहकर। विदाउट रिप्रोडक्टिव फंक्शन द सोसाइटी वुड बिकम एक्सटिंक्ट। जब तक नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सोसाइटी में नहीं आएगी तब तक जो है सोसाइटी कंटिन्यू नहीं हो सकती, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी रिप्रोडक्टिव फंक्शन के बिना। विदाउट इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग द फैमिली मेम्बर्स लाइफ वुड सीज। जब तक जो फैमिली के मेम्बर्स हैं एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली कॉपरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ रहकर अर्न नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तब तक जो है लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी। क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ है सोसाइटी के अंदर वो मेन किस चीज़ से रिलेटेड है? अर्निंग से, मनी से। तो जब तक वो सिस्टम नहीं चलेगा फैमिली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। विदाउट द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन कल्चर वुड एंड। तो जब तक जो है एजुकेशन सिस्टम वर्क नहीं करेगा, कल्चर पास ऑन नहीं होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से, तो इसी तरीके से हमें कहते हैं कि जो सोसाइटी में फैमिली होती है उसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ कंसर्न मोर विद किनशिप रिलेशन देन विद द फैमिली इटसेल्फ। तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है उसमें फैमिली को स्टडी नहीं किया जाता, उसमें जो रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं उसको स्टडी किया जाता है। जैसे कि जो रिलेशन फैमिली के अंदर बनते हैं वो बाय बर्थ और मैरिज बनते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं जो उस फैमिली का पार्ट हैं, जो उसके रिलेशनशिप्स को एग्जिस्ट करवाते हैं फैमिली को,
उसको स्टडी किया जाता है इस अप्रोच के अंदर। सम सोसाइटीज़ हैव इवन शार्पर एंड मोर डिटेल्ड डिस्टिंक्शन इन द फैमिली स्टेटस, कि फैमिली स्टेटस के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो उसका पार्ट है, उसका फंक्शन जो है उसको बहुत डिटेल में और शार्पर तरीके से माइन्यूटली जो है डिस्क्राइब किया जाता है कि एक इंडिविजुअल का क्या रोल है उस फैमिली के अंदर। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच, कि स्ट्रक्चर क्या है उस फैमिली का। अगेन आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पर आपने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, जो लाइंस अंडरलाइन की हुई हैं सिर्फ उतना ही आपने एग्जाम में लिखना है। थर्ड पॉइंट है इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच। दे फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फैमिली मेम्बर्स इन द प्रेजेंट टाइम। इस अप्रोच के अंदर एक फैमिली क्या प्रॉब्लम्स को फेस करती है सोसाइटी में रहते हुए, इस अप्रोच के अंदर वो स्टडी किया जाता है। दे डील विद द नॉर्म्स, वैल्यूज़, टेक्निक्स ऑफ टेंशन मैनेजमेंट रिलेटेड टू द फैमिली लाइफ। ये जो भी वैल्यूज़ हैं एक फैमिली के अंदर जो फॉलो की जाती हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो टेक्निक्स है, जो पैटर्न है एक फैमिली का, उस चीज़ को मैनेज करने की जो स्टडी है उसको कहते हैं इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच, ताकि एक फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर पाए और वो फैमिली जो है ईजिली सोसाइटी के अंदर रह सके। तो इस अप्रोच को हम कहते हैं इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच। नेक्स्ट हेडिंग है फीचर्स, कि एक फैमिली के क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्मॉल साइज़। यूजुअली जो फैमिली का साइज़ होता है वो स्मॉल ही रहता है, बट कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लार्ज यानी कि जॉइंट फैमिलीज़ देखने को मिली हैं, बट वो उतनी बड़ी होती हैं जितनी एक फैमिली उसको मैनेज कर सके। सेकेंड पॉइंट है यूनिवर्सैलिटी, यानी कि जो फैमिलीज़ होती हैं वो सारी दुनिया की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ एग्जिस्ट करती हैं, पाई जाती हैं। सोसाइटीज़ के अंदर फैमिली जो है ये सबसे बेसिक फीचर होता है। ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन इज़ अ मेंबर ऑफ सम फैमिली। हर इंसान जो है किसी न किसी फैमिली का पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज रिलेशंस। जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनके बीच में क्लोज, फेस टू फेस और इंटीमेट रिलेशन होते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट रिलेशन। जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनके बीच में परमानेंट रिलेशन होते हैं, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ जो है इंडिविजुअल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और इवन आफ्टर डेथ, एक पर्सन की डेथ के बाद भी उसके फैमिली मेम्बर्स तो हैं, उसके लिए रिचुअल्स करते हैं, रीति रिवाज करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं रिलेशनशिप जो होते हैं फैमिली के अंदर वो परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशंस आर बेस्ड ऑन इमोशंस। हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशंस आर बेस्ड ऑन इमोशनैलिटी, लव एंड सेक्रीफाइस। जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। फैमिली क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बिलोंगिंगनेस से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। वी फीलिंग होती है कि वो एक ही फैमिली का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कोहैबिटेशन। जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं, और ये जो रिलेशंस होते हैं ये लीगली और सोशली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। मींस कानूनी तौर पर और सामाजिक तौर पर जितने भी लोग एक साथ रह रहे हैं एक ही घर में, उसको एक्सेप्ट किया जाता है सोसाइटी और लॉ के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। बेसिक फंक्शन क्या होता है फैमिली का? टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना, ब्रिंग अप करना चिल्ड्रन को और उसकी देखभाल करना। दे ग्रांटेड द फैमिली नेम एंड स्टेटस। बच्चों को जो है उस फैमिली का नाम मिलता है और स्टेटस मिलता है। दे आर सोशली रिकॉग्नाइज एज द लेजिटिमेट चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली। और उन बच्चों को जो है कानूनी तौर पर उस फैमिली का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशलाइजेशन। इस प्रोसेस से फैमिली जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सोशल बीइंग में कन्वर्ट करती है। सोशलाइजेशन का मतलब होता है जिसमें हम एक पर्सन को सोसाइटी के क्या रूल्स रेगुलेशन है वो सिखा रहे हैं। तो फैमिली का उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। फैमिली चिल्ड्रन को सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन बताती है। ये जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये फैमिली की ही होती है कि सोसाइटी के बारे में जो न्यू जनरेशन है उसको बताना, ताकि वो अपने आप को सोसाइटी के अंदर ईजिली एडजस्ट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल कंट्रोल। एक फैमिली जो है इंडिविजुअल पर प्रॉपर कंट्रोल बनाए रखती है, पूरा उसको डिसिप्लिन में रखती है। एक इंडिविजुअल जो है अपने फैमिली के रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो करता है। तो और ये जो कंट्रोल किया जाता है ये इनफॉर्मल तरीके से, उसके लिए कोई पेपर वर्क या कोर्ट में नहीं जाना, इनफॉर्मल तरीके से ही फैमिली जो है अपने मेम्बर्स को कंट्रोल करती है। वो इंडिविजुअल जब सोसाइटी में जाएगा तो वो वहाँ पर भी जो है प्रॉपरली बिहेव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इट ट्रांसमिट सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू फैमिली जो है सोशल वैल्यूज़ को और नॉर्म्स को, कल्चर को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं सोसाइटी आज के टाइम में सर्वाइव कर पा रही है और कंटिन्यू हो पा रही है, क्योंकि उसकी चीज़ें जो है
एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सिखाती जा रही है, इसीलिए लाइफ कंटिन्यू हो पा रही है। लास्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर। फैमिली के अंदर वर्क को जो है डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड एज। चिल्ड्रन आर ट्रेंड इन द फैमिली टू टेक अप देयर अडल्ट रोल। चिल्ड्रन को जो है बचपन से ही ट्रेंड कर दिया जाता है कि बड़े होकर उन्हें जो है अडल्ट रोल्स प्ले करने हैं, जैसे कि उनके फादर और मदर प्ले कर रहे हैं। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में अभी डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने यहाँ पे एंड में हाईलाइट कर दी हैं, आप यहाँ से लाइंस जो है रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 2, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द फैमिली। तो सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इसमें आपने हेडिंग डालनी है मीनिंग ऑफ फैमिली, क्योंकि ये 18 मार्क्स की क्वेश्चन है। सीधा आपने पॉइंट्स लिखने स्टार्ट नहीं करने, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर लिखना है इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। तो जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मीनिंग ऑफ फैमिली डिस्कस किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट टू द लाइन्स आपने वही लिखनी है मीनिंग ऑफ फैमिली में। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है फंक्शंस फॉर द इंडिविजुअल, कि फैमिली का क्या फंक्शन है एक मेंबर के लिए, जो उसका पार्ट है फैमिली का, उसके प्रति फैमिली के क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले आएगा फिजिकल प्रोटेक्शन। In all societies, family offers some degree of physical, economic and psychological protection to its member. Societies के अंदर जितनी भी families exist करती हैं वो अपने members को protect करती हैं, physically भी, economically भी और psychological भी। जब कभी कोई person बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन में होता है, या फिर कभी उसे आर्थिक ज़रूरत होती है पैसों की, तो सबसे पहले जो उसे सपोर्ट करता है वो उसकी फैमिली होती है। When a child is born, he is completely dependent upon his parents and other members of the family. जब एक चाइल्ड जो है वो बॉर्न होता है वो टोटली अपने पेरेंट्स पे और फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन पे डिपेंडेंट होता है। द यंग चाइल्ड नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आउटसाइड डेंजर। अब जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो उस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि कोई भी आउटसाइडर उसे हार्म ना कर सके। एज ही ग्रो अप ही नीड्स इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसे आर्थिक मदद चाहिए होती है और उसमें भी फैमिली उसे सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। फैमिली एक्ट एज अ सोशल सिक्योरिटी एजेंसी फॉर द ओल्ड, यंग, सिक एंड द नीडी मेंबर्स। तो फैमिली एक तरह की सोसाइटी के अंदर एक सिक्योरिटी एजेंसी है। तो जितने भी ओल्ड लोग हैं, जो यंग लोग हैं, सिक लोग हैं, बीमार, और जो नीडी मेंबर्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, न्यूली बॉर्न चाइल्ड मस्ट बी एसोसिएटेड विद द किनशिप ग्रुप, अदरवाइज ही वुड बी ट्रीटेड एज एन इललेजिटिमेट चाइल्ड। जो भी सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स और वैल्यूज़ है वो ये कहते हैं कि अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी न्यूली बॉर्न चाइल्ड जो है वो आता है तो वो उस ग्रुप के साथ, उस फैमिली के साथ कनेक्टेड होना चाहिए लीगली, अदरवाइज़ वो चाइल्ड जो है इललेजिटिमेट माना जाएगा, यानी कि जायज़ चाइल्ड नहीं माना जाएगा उस फैमिली का। When the child is born, he has no status of its own. जब चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसका खुद का कोई स्टेटस नहीं होता है। द चाइल्ड टेक्स द स्टेटस पोजीशन ऑफ हिज फैमिली। उसे वही स्टेटस मिलता है जो उसकी फैमिली का होता है, वही क्लास मिलती है। अगर जो उसकी फैमिली है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है तो चाइल्ड भी मिडिल क्लास से बिलोंग करेगा। द फैमिली इनकम लिमिट्स व्हाट कैन बी परचेज्ड। फैमिली की जो भी इनकम होगी उसको जो है चीज़ को देखते हुए उस बच्चे के लिए जो है सामान खरीदा जाएगा, जैसे कि फूड, क्लोथ, मेडिसिन, सर्विसेज और एजुकेशन। तो क्वालिटी ऑफ दीज थिंग्स अवेलेबल टू हिम प्लेसेस हिम इन अ पर्टिकुलर स्टेटस। तो जो भी चीज़ें उसे मिलेंगी उसकी क्वालिटी जो है डिपेंड करती है उस फैमिली की इनकम से। तो उसका स्टेटस जो होगा इंडिविजुअल का सोसाइटी के अंदर, उसकी क्या प्लेसमेंट है वो उसकी फैमिली डिसाइड करेगी, उसकी फैमिली का स्टेटस डिसाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक फंक्शन। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शेयर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फ्रूट ऑफ देयर म्यूचुअल लेबर। अब यहाँ पर जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं और जो भी उनका वर्क होता है उसको आपस में मिल बांट कर करते हैं। जो भी उन्हें अर्निंग मिलती है, जो भी उनकी इनकम है, जो उन्होंने अचीव किया है, एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं। द फैमिली एज अ प्रोडक्टिव यूनिट इज़ बेस्ट सीन इन हंटिंग, गैदरिंग एंड एग्रीकल्चरल सोसाइटी। पहले के टाइम में जब प्रिमिटिव सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती थी तो उस टाइम पे फैमिली एक यूनिट की तरह काम करती थी एक साथ, जिसके अंदर वो अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए ऐसी सारी प्रैक्टिसेस करते थे जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़। आज के टाइम में टाइम जो है वो मॉडर्नाइज्ड हो गया है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर फैमिली जो है वो कंजप्शन यूनिट बन गई है। अब वो कंज्यूम करती है, खुद अपने आप ग्रो नहीं करती है, मार्केट सिस्टम पे डिपेंड है। द डिवीजन ऑफ लेबर इज़ लेस। आज के टाइम में जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बहुत कम देखने
देखने को मिलता है। पहले काम जो था वो डिवाइडेड होता था और हर किसी को अपना स्पेसिफिक वर्क करना पड़ता था, बट आज के टाइम में फैमिली के अंदर कोई भी किसी का रोल प्ले कर सकता है, फंक्शन जो है वो कर सकता है। ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशलाइजेशन। व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न ही इज़ ओनली अ लिविंग बीन। जब एक बच्चा जो है उसका जन्म होता है वो सिर्फ एक लिविंग बीन होता है, बट वो जो अपनी ज़िंदगी का पहला लेसन है वो अपने पेरेंट्स से सीखता है। जो उसकी लैंग्वेज होती है, क्या सही है क्या गलत है, क्या एप्रोप्रिएट रोल है सोसाइटी के अंदर, उसे किस तरीके से रहना है, सोशल कोड, सोसाइटी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे फॉलो करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे रिजेक्ट करनी है, इग्नोर करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चा अपनी फैमिली से सीखता है। वाइल लिविंग इन द फैमिली द चाइल्ड लर्न्स अबाउट द रोल्स ऑफ फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। फैमिली में रहकर बच्चा जो है ये सीखता है कि हर किसी का क्या रोल है। It is through the process of socialization a living organism is changed into social being. सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि जो प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे को सिखाते हैं सोसाइटी के बारे में, उसमें एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक सोशल बीइंग बनता है, यानी सोसाइटी में रहने लायक बनता है एक इंडिविजुअल। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस फंक्शंस। रिलीजन हेल्प अस टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड और बैड। धर्म हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। द चाइल्ड इज टॉट रिलीजियस वैल्यूज़ एंड रिचुअल्स इन द फैमिली। बच्चे को जो है धार्मिक वैल्यूज़ और रीति रिवाज फैमिली के अंदर पता लगती हैं, और जैसे जैसे वो फैमिली में देखता है बड़ों को फॉलो करते हुए वो रीति रिवाज, बच्चा भी उसी तरीके से उन चीज़ों को करना स्टार्ट कर देता है। द इंडिविजुअल मोल्ड देयर स्टाइल ऑफ लाइफ, वर्किंग एटीट्यूड, बिहेवियर पैटर्न अकॉर्डिंग टू दीज राइट्स। एक इंडिविजुअल का जो भी लाइफ स्टाइल होता है, वर्किंग एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर पैटर्न है, वो उसके रीति रिवाज, उसके धर्म के अकॉर्डिंग जो है वो टाइम के साथ बनता जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि बच्चा फैमिली से ही सीखता है कि जब वो खाना खाता है उससे पहले वो गॉड को थैंक यू बोलता है, या फिर मॉर्निंग और इवनिंग की प्रेयर। तो ये सारी चीज़ें जो है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से कनेक्टेड है, जो कि बच्चा जो है कहाँ से सीख रहा है, अपनी फैमिली से। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल फंक्शंस। विदाउट एजुकेशन मैन इज़ नो बेटर देन एन एनिमल। बिना एजुकेशन के एक इंसान जो है वो किसी जानवर से कम नहीं होता। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज़ गिवन इन द फैमिली। जो बच्चे को बेसिक नॉलेज होती है वो फैमिली प्रोवाइड करती है। आर मदर टंग इज़ दैट लैंग्वेज विच आर मदर टीचेज अस व्हेन वी आर वेरी यंग। बच्चे के इनिशियल स्टेजेस में मदर ही उसे जो है एक लैंग्वेज सिखाती है और उसी को हम मदर टंग कहते हैं। लैंग्वेज का जो इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में वो फॉरएवर रहता है। जब भी हमें अपनी बात को कहना होता है तो इस लैंग्वेज में हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली अपनी बात कह पाते हैं। इमोशनली हम जो है इस लैंग्वेज के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्रिएशनल फंक्शंस। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंटरटेनमेंट नेसेसरी। एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाए। उसके अंदर फैमिली जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितने भी मेंबर्स हैं वो एक साथ जो है खेलते हैं, एक साथ जोक्स जो हैं वो शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है रिलीजियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ स्टोरीज़ जो हैं वो शेयर करते हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को करते वक्त वो एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपने डालनी है फंक्शंस फॉर द सोसाइटी। एक फैमिली के क्या फंक्शंस है सोसाइटी के लिए। सबसे पहला फंक्शन है रिप्रोडक्शन। द सर्वाइवल ऑफ एनी सोसाइटी रिक्वायर्स कॉन्टीन्यूस रिप्लेसमेंट ऑफ इट्स डाइंग मेंबर। अगर हम चाहते हैं सोसाइटी ऐसे ही कॉन्टिन्यू रहे तो जितने भी उसके जो मेंबर्स हैं जिनकी डेथ हो गई है उसकी जगह न्यू मेंबर्स का आना बहुत ज़रूरी है। इट अज्यूम्स अ रेगुलरिटी एंड स्टेबिलिटी दैट ऑल सोसाइटीज़ रिकॉग्नाइज एज डिज़ायरेबल। ये बहुत ज़रूरी है कि एक सोसाइटी रेगुलर तरीके से और स्टेबल तरीके से चलती रहे, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जो फंक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ensuring the reproduction of the species has been a fundamental functions of the family institution। family institution का जो basic rule है, जो fundamental rule है वो reproduction system है। Second point है social placement। The newborn child does not have any status of his own। जो newborn child होता है उसका खुद का कोई status नहीं होता है। He is given the status of his parents। अपने parents का status जो है उस child को मिलता है इज़ नोन बाय द फैमिली नेम ऑफ हिज पेरेंट। अपने फैमिली के नाम से जो है वो बच्चा जाना जाता है। फैमिली प्रोवाइड द न्यू मेंबर ऑफ द सोसाइटी विद हिज फर्स्ट स्टेटस। फैमिली जो है सोसाइटी के अंदर न्यू मेंबर्स को ऐड करती है अपने स्टेटस को जो है उसको देकर, अपना जो नाम है उसके ऐड करके इंडिविजुअल के साथ वो जो न्यू मेंबर्स है उसको सोसाइटी में ऐड किया जाता है फैमिली के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है सोशलाइजेशन। मोस्ट सोसाइटीज़ डिपेंड अपॉन द फैमिली फॉर सोशलाइजिंग देयर यंग वन। बहुत सारी सोसाइटीज़ जो है वो डिपेंडेंट है फैमिलीज़ पे कि जो भी सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस है उसके अंदर तो एक फैमिली ही बच्चे को सिखाती है सोसाइटी के बारे में। तो इसीलिए सोसाइटीज़ डिपेंडेंट है फैमिलीज़ के ऊपर उसकी सोशलाइजेशन
सोशलाइजेशन के लिए। द फैमिली एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो फैमिली जो है बच्चे को सिखा रही है सोसाइटी के बारे में, तो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच का जो लिंक है वो फैमिली है। द सोशल डेफिनेशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़ आर ट्रांसमिटेड टू द यंगर जनरेशन इन द फैमिली। जो सोशल डेफिनेशंस है सोसाइटी के बारे में, जो रूल्स रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, वो सारी चीज़ें जो है यंगर जनरेशन को उसकी फैमिली सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल कंट्रोल। इट इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन विच हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द चाइल्ड। फैमिली का जो है चाइल्ड के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रहता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन मेंबर्स आर ट्रेन टू लर्न व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम। ये जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, जिसमें हम बच्चे को सोसाइटी के बारे में बताते हैं, उसके अंदर बच्चों को ये ट्रेन किया जाता है कि उनसे सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उन्हें किस तरीके से बिहेव करना है सोसाइटी के अंदर। मैन कैन वायलेट अदर कोड्स ऑफ कंडक्ट बट कैन नॉट वायलेट द फैमिली नॉर्म्स। एक टाइम पर एक इंसान जो है कोई और जो कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स रेगुलेशन है, उनको तोड़ सकता है, बट फैमिली की जो वैल्यू सिस्टम है, जो फैमिली के रूल्स रेगुलेशन है, उसको कभी भी वायलेट एक इंसान नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट है कल्चरल ट्रांसमिशन। फैमिली एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। फैमिली जो है एक इंस्ट्रूमेंट, यानी आप कह सकते हो लिंक की तरह काम करती है कल्चर को ट्रांसमिट कराने में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यानी कि जो सभ्यता है हमारी, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर ही कौन करता है? फैमिली। It helps the society not only in maintaining its cultural values but also in the development of culture। अब जो सोसाइटी होती है हमारे कल्चरल वैल्यूज़ को तो मेंटेन करके ही रखती है, दूसरा उसको डेवलप करने में भी मदद करती है। जैसे जैसे वो पास होगा नेक्स्ट जनरेशन में, वो टाइम के साथ हमारी जो सभ्यता है वो डेवलप होती रहेगी। इट इज़ द इनिशियल सोर्स ऑफ ऑल द मॉरल वैल्यूज़। हम जितने भी हमारी मॉरल वैल्यूज़ है, सही और गलत की, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग अपनी फैमिली से सीखते हैं। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ डिज़ायरेबल, व्हाट इज़ अनडिज़ायरेबल, क्या सही है क्या गलत है, क्या जो है हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिज़ायरेबल नहीं है सोसाइटी के अंदर। व्हाट टू कीप, व्हाट टू शेयर, क्या अपने पास रखना है क्या शेयर करना है। व्हाट टू लर्न, व्हाट टू इग्नोर, क्या सीखना है और किस चीज़ को इग्नोर करना है। ये सारी चीज़ें जो है इंडिविजुअल अपनी फैमिली से सीखता है। तो कल्चरल ट्रांसमिशन में सबसे बड़ा रोल प्ले फैमिली का होता है। और एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं, आप यहाँ पे एंड में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइन्स अंडरलाइन कर दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। Now next important question from the unit 2, that is question number 3. What is development cycle of the family? Write down the factors of change in the family. तो सबसे पहले आपने यहाँ पे मीनिंग लिखना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, मीनिंग ऑफ फैमिली। बिल्कुल एग्जैक्ट लाइंस आपने यहाँ पर लिखनी है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है लॉन्ग, वो 18 मार्क्स का है, तो इसीलिए आपने एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर लिखने हैं। आपने डायरेक्ट जो है हेडिंग डालकर नेक्स्ट अभी नहीं लिखना है। तो जो आपका मीनिंग ऑफ फैमिली होगा उसको लिखने के बाद नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है डेवलपमेंट साइकिल ऑफ द फैमिली। According to this perspective, focus is on change in individual families as they move through time, going through various stages. इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो फोकस होता है वो इस चीज़ पर है कि जो इंडिविजुअल की फैमिलीज़ है वो चेंज हो रही हैं टाइम के साथ, क्योंकि वो बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजर रही हैं। टाइम जो है अभी मॉडर्नाइज्ड हो रहा है, एडवांस्ड हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द फैमिली डेवलपमेंट साइकिल, 2 टाइप्स ऑफ टाइम एग्जिस्ट। तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ टाइम जो है एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट है सोशल टाइम और दूसरा है फैमिली टाइम। सोशल टाइम रेफर्स टू चेंज अकरिंग इन द वाइडर सोसाइटी दैट इन्फ्लुएंस द फैमिली लाइफ कोर्स। सोशल टाइम का मतलब है जब सोसाइटी के अंदर वाइडर स्केल पे कोई चेंज आता है तो उसके कारण फैमिली के अंदर भी चेंजेस होते हैं। सेकेंड है फैमिली टाइम रेफर्स टू द चेंज दैट अकर विद इन अ फैमिली एज इट डेवलप ओवर टाइम। फैमिली टाइम का मतलब है कि फैमिली सिस्टम के अंदर ही जब कोई चेंज आ जाता है काफ़ी सालों तक, तो उसके बाद वो चेंज जो है उसका पार्ट बन जाता है और वो वैसे ही चलना शुरू हो जाता है सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग है द 4 एजेस ऑफ लाइफ। फर्स्ट एज है पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, सेकेंड एज है पीरियड ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, फैमिली बिल्डिंग एंड एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड एज है जो कि 50 से 70 ईयर्स कवर करते हैं, और ये जो एज है इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ एक्टिव इंडिपेंडेंट लाइफ। इसके अंदर जो होता है पर्सन जो होता है सेल्फ सफिशिएंट होता है, जो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होता। फोर्थ एज है ओल्ड एज, जो कि कम्प्लीटली दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स ऑफ चेंज, कि किन रीजंस के कारण जो है फैमिली सिस्टम चेंज हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण फैमिली मेम्बर्स जो है अपना पुराना जो भी ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन है जो वो गाँव में करते थे उसको छोड़कर शहरों में आ रहे हैं ताकि वो नई जॉब जो है वो कर सके। ये जो माइग्रेंट्स है अपनी फैमिलीज़ के साथ उसी वर्किंग प्लेस या उसके आसपास जो है रहना स्टार्ट कर देते हैं अपनी लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग, ना कि अपने जो फैमिली ट्रेडिशंस है उनके जैसे। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण फैमिली सिस्टम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है वेस्टर्नाइजेशन। जितनी भी वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं आज के टाइम में वो इंडस्ट्रियली एडवांस्ड है और वहाँ के लोग बहुत रिच हैं। अर्बन लाइफ प्रोवाइड फ्रीडम फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ द एल्डर्स। अर्बन लाइफ जो शहरों वाली लाइफ है वो लोगों को आज़ादी देती है जिसके अंदर एल्डर्स जो होते हैं फैमिली के वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं जितना भी वेस्टर्न कल्चर है, अर्बनाइजेशन है, वो लोगों पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है जिसकी वजह से फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हायर एज एट मैरिज। जैसे कि हमें पता है कि टाइम के साथ जो है अभी लोग जो है मैरिज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। फर्स्ट वो एजुकेट होते हैं देन उसके बाद अपना करियर बिल्टअप करते हैं। तो ऐसे ही जो है मैरिज की एज जो है इंक्रीज़ हो गई है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। तो लोग जब मैरिटल रिलेशन में आते हैं उसके अंदर वो फुली ग्रोन अप होते हैं, यानी जो उनका माइंड होता है वो प्रॉपरली मैच्योर हो चुका है जिसमें वो फुली डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में, जिसकी वजह से उनका जो एटीट्यूड है, ओपिनियन है, वो चेंज हो जाता है जिसके अकॉर्डिंग जो है अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी ला पाते हैं। रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ हैव अंडरगोन ड्रास्टिक चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस आते हैं उस रिलेशन में जब वो लोग आते हैं। एग्लिटेरियनिज्म हैज़ रिप्लेस्ड द अथॉरिटेरियन एटीट्यूड ऑफ द हस्बैंड। पहले के टाइम में जो हस्बैंड का रोल होता था वो अथॉरिटेरियन होता था कि वो कंप्लीटली कंट्रोल करता था वाइफ को, बट आज के टाइम में वो एग्लिटेरियनिज्म पे है, मतलब दोनों पार्टनर जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों का इक्वल डिसीजन मेकिंग में रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। विद हायर एजुकेशन फीमेल्स हैव बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट। हायर एजुकेशन के थ्रू जो है फीमेल्स अवेयर हो चुकी हैं अपने राइट्स के बारे में। एजुकेशन हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ द वुमेन बट ऑल्सो इन ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन द फैमिली इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन से ना सिर्फ एक फ़ीमेल की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है सोसाइटी के अंदर, बल्कि जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है वो भी चेंज हुआ है। तो एजुकेशन का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है फैमिली इंस्टीट्यूशन पर। नेक्स्ट पॉइंट है फेमिनिस्ट मूवमेंट। इंडिया के अंदर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो वुमेन को सपोर्ट करते थे, उनके इक्वल राइट्स की बात करते थे, वो ये जो टाइम पीरियड है इंडिया में स्टार्ट हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन के टाइम में। इस मूवमेंट के अंदर जो है जितनी भी इवल प्रैक्टिसेस है, यानी समाज के अंदर जो भी बुरी चीज़ें हो रही थी वुमेन्स को लेके, उन सबको बैन करने के लिए जो है ये मूवमेंट चली थी। जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, जिसमें फीमेल के बर्थ के बाद उसे मार दिया जाता था। सती सिस्टम, जिसमें हस्बैंड की डेथ के बाद वुमेन को जला दिया जाता था उसी के साथ। देवदासी। तो ये सारे सिस्टम जो है इसको बैन करने के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है इंडिया में टाइम टू टाइम आई है। फेमिनिस्ट मूवमेंट के कारण वुमेन की जो कंडीशन है, जो सोशल स्टेटस है, वो बहुत इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं अल्टीमेटली इसका असर जो है हमें फैमिली इंस्टीट्यूशन पे फिर देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल लेजिस्लेचर, यानी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे कानून हैं जो वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं सोसाइटी के अंदर। जैसे कि हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी 1937, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी दहेज प्रथा है उसके खिलाफ 1961, 1984, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो जितने भी लॉज और एक्ट है ये वुमेन को फ्रीडम देते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं इन द मैटर्स ऑफ मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस, की वो प्रॉपर्टी जो है उसमें भी उनका अधिकार है। वुमेन जो है अब अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती हैं और जो मुआवजा है, जो कॉम्पनसेशन है, उसका क्लेम कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमें पता है टाइम के साथ एडवांसमेंट हुई है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो घर का पार्ट बन गई हैं, क्योंकि न्यू इन्वेंशंस हुई हैं जैसे कि अप्लाइंसेस, रेफ्रिजरेटर, फूड प्रोसेसर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर्स, स्टीम आयरन एंड माइक्रोवेव। इन सारे अप्लाइंसेस के कारण जो है जो हाउस वाइफ्स हैं उनको फ्रीडम मिली है। ड्यू टू नंबर ऑफ हाउस होल्ड अप्लाइंसेस मिडिल क्लास वुमेन कुड स्पेंड लेस टाइम इन द वर्किंग इन दी वुमेन। अब घर का जो काम है वुमेन जो है उस पर कम टाइम लगाती हैं, क्योंकि उतना टाइम जो है उनका सेव हो जाता है अप्लाइंसेस के थ्रू, और वो ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड कर पाती है मार्केट। अब यहाँ पर मार्केट का मतलब है कि वो अपने करियर पे, अपनी
जॉब पे जो है ज़्यादा फोकस कर पाती हैं। पहले के टाइम में हम ये कह सकते हैं फैमिली के अंदर जो थी हाउसवाइफ कंप्लीट 100% रहती थी और वहीं पर रहकर सारा काम करती थी, और वो काम जो वो करते थे काफ़ी मेहनत से करते थे क्योंकि उस टाइम पे अप्लाइंसेस नहीं थे। बट आज के टाइम में अप्लाइंसेस और जो ये मशीन्स है अवेलेबल है, जिसके थ्रू जो है वुमेन का काम जो है ईजी हो गया है और वो अब बाहर भी जॉब कर सकती हैं घर के। लास्ट पॉइंट है आइडियोलॉजिकल गैप। द आइडियोलॉजिकल गैप बिटवीन द यंगर जनरेशन एंड द ओल्डर जनरेशन इज इंक्रीजिंग। यानी कि जो सिद्धांत है उसको लेकर यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। यंगर पीपल जो है न्यू कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जैसे कि इक्वालिटी, इंडिविजुअलिज्म की, एक इंडिविजुअल की क्या इंपॉर्टेंस है, डेमोक्रेसी। ये सारी चीज़ें जो है उनको पावर देती हैं कि वो लोग जो है किसी के भी सबॉर्डिनेट ना हो, यानी कि वो किसी की भी अथॉरिटी जो है अननेसेसरली एक्सेप्ट ना करे। उनका खुद का भी एक व्यू पॉइंट है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एल्डर जनरेशन उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती और उनका भी कंप्लीट उतना ही राइट होता है डिसीजन मेकिंग में घर में। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो अभी हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइन्स अंडरलाइन कर दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द फॉर्म्स ऑफ फैमिली। तो सबसे पहले आपने फिर यहाँ पर मीनिंग ऑफ फैमिली लिखना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था। बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन्स जो है आपने इसमें लिखनी है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो फैमिली पे बेस्ड है, तो इसीलिए पहले हम लोग फैमिली का मीनिंग जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी द जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ हिंदू सोशल लाइफ। ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है सबसे पुराना और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सोशल लाइफ का पार्ट है हिंदू समाज का। इवन टुडे द इंडियन विलेज लाइफ इज़ नोन फॉर इट्स कास्ट एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। आज भी जो इंडियन विलेजेस हैं वो उसके कास्ट और जॉइंट फैमिली के लिए जाने जाते हैं। अ फ्यू हिस्टोरियंस एंड सोशोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट ग्रीक एंड चाइना ऑल्सो हैड जॉइंट फैमिली सिस्टम। कि एक टाइम ऐसा था कि ग्रीस और चाइना में भी जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था। नेक्स्ट हेडिंग है फीचर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है लार्ज साइज और नंबर। ज़्यादातर जो जॉइंट फैमिलीज होती है वो बहुत बड़ी होती हैं और जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर 3 या उससे ज़्यादा जनरेशन्स एक साथ रहती हैं। इवन क्लोज रिलेटिव्स जो है कई बार वो भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन डिसेंट। जो मेंबर्स होते हैं जॉइंट फैमिली के उनके कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, यानी सबके पूर्वज एक ही होते हैं। All those who have performed religious duties together are included in the same family। वो जितने भी लोग जो मिलकर धार्मिक ड्यूटीज़ एक साथ निभाते हैं वो फैमिली का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन रेजिडेंस। जितने भी जॉइंट फैमिली के लोग होते हैं वो एक ही घर में एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सब एक ही कॉमन प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं और वो पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी मानी जाती है। वो लोग उसको इसलिए डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि उनका कॉमन सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, यानी कि उनके सामाजिक और आर्थिक इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं, इसीलिए वो प्रॉपर्टी जो होती है सबकी मानी जाती है। वो फैमिली मेम्बर्स में वो लोग डिवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन। जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो एक साथ मिलकर धार्मिक रीति रिवाज जो है वो करते हैं, एक साथ कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उन सब में। दे सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस जॉइंटली। सारे फेस्टिवल और फंक्शंस जो है जॉइंटली एक साथ मिलकर करते हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ से जो फीलिंग ऑफ यूनिटी है उन मेंबर्स के बीच में बढ़ती है। वो लोग जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। पॉइंट है हायरार्की इन द स्टेटस ऑफ द मेंबर्स। जॉइंट फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो इक्वल स्टेटस नहीं होता है उनके पास। जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होते हैं फैमिली के अंदर वो हेड माने जाते हैं हाउस होल्ड के। जो ब्रदर है और जो सन है वो सब्सिक्वेंट पोजीशन में होते हैं हायरार्की के, कि अगर जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रदर या सन है उनके पास अथॉरिटी होगी पूरे घर का डिसीजन लेने के लिए। पॉइंट है कॉमन ऑक्यूपेशन। अब जॉइंट फैमिली के अंदर यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे एक साथ ऑक्यूपेशन करते हैं, मिलकर काम करते हैं। जितने भी मेंबर्स है, चाहे डिसेबल्ड है, यंग है, एज्ड है, वुमेन है, सब फैमिली ऑक्यूपेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो लोग जो है ऑक्यूपेशन में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ही नहीं करते बल्कि एक दूसरे की मदद भी करते हैं ताकि वो जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम है वो सस्टेन रह सके। स्टैंडिंग फंक्शंस ऑफ द जॉइंट फैमिली की जॉइंट फैमिली के क्या फंक्शंस है सोसाइटी के अंदर। फर्स्ट है सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि जो इस प्रोसेस है कि इंडिविजुअल को सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाते हैं। तो ये जॉइंट फैमिली में एक बच्चा जब बॉर्न होता है तब से लेकर जब तक उसकी डेथ होती है एक इंडिविजुअल की, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। फैमिली का कंप्लीट कंट्रोल होता है इंडिविजुअल के ऊपर।
इंडिविजुअल को ये बताया जाता है क्या सही है क्या गलत है, कौन सा बिहेवियर अप्रूव होगा सोसाइटी के अंदर और किन लोगों को रिस्पेक्ट देनी है। तो इस तरीके से सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है जॉइंट फैमिली सिस्टम में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इमोर्टल, यानी कि ह्यूमंस जो है अमर नहीं होते हैं। एक उनका लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं सोसाइटी सस्टेन रहे, वैसे ही कंटिन्यू होकर चलती रहे, तो इसके लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका न्यू जनरेशन का आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, जॉइंट फैमिली जो है न्यू मैन को रिप्लेस करती है डेड वन से। ये फंक्शन जो है फैमिलीज़ के थ्रू चलता रहता है पूरी सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल प्लेसमेंट। सोसाइटी के अंदर एक चाइल्ड की क्या पोजीशन होगी, क्या स्टेटस होगा, वो उसके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। जो भी पेरेंट्स का स्टेटस होगा वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड को मिल जाएगा। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पेरेंट्स की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अपने चाइल्ड की प्रॉपर केयर करने में। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक फंक्शन। जॉइंट फैमिली का सबसे मेन आर्थिक फंक्शन जो होता है वो यही होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट है, सबकी एक साथ है, उसको डिवाइड होने से बचाना, यही उनका मेन मकसद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। द जॉइंट फैमिली प्रोवाइड्स इकोनॉमिक प्रोटेक्शन टू द सिक, ओल्ड, विडो एंड द हैंडीकैप्ड पर्सन। जॉइंट फैमिली के अंदर कोई भी पर्सन जो बीमार है, जो बूढ़ा है, जो कोई पर्सन जो है जिसके पार्टनर की डेथ हो गई है, या फिर कोई हैंडीकैप पर्सन है, उन सबको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। इट एक्ट एज अ इंश्योरेंस एजेंसी इन केस द ब्रेड विनर डाइज इफ हिज वाइफ और चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द अदर फैमिली मेम्बर। अगर कोई फैमिली का हेड है, जो ब्रेड विनर है, जो अर्निंग कर रहा है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फैमिली में वाइफ और बच्चों की जो टेक केयर है वो फैमिली के दूसरे मेंबर्स कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्रिएशनल फंक्शन। जॉइंट फैमिली ऑल्सो परफॉर्म रिक्रिएशनल फंक्शंस। द मेंबर्स आर एंटरटेन विद सॉन्ग, फोक टेल्स एंड गेम्स। इंजॉयमेंट के लिए वो सारे जो है जॉइंट फैमिली के मेंबर्स मिलकर जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जो कॉमन रिलीजन है उनका, उसकी जो रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, उसको एक साथ मिलकर जो है सेरेमनीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से जो ओल्ड मेंबर्स है फैमिली के, वो यंग जनरेशन को एंटरटेन भी करते हैं और उनके टेक केयर भी करते हैं। जो सेकंड फॉर्म है फैमिली का वो है न्यूक्लियर फैमिली। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ वन विच कंसिस्ट ऑफ द हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। तो न्यूक्लियर फैमिली जो होती है स्मॉल फैमिली होती है, जिसके अंदर हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे जो है वो रहते हैं। इट इंक्लूड्स ओनली मेंबर ऑफ 2 जनरेशन। उसमें सिर्फ 2 ही जनरेशन के लोग रहते हैं। इट इज़ एन ऑटोनॉमस यूनिट फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द एल्डर्स। ये ऑटोनॉमस यूनिट है जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो एल्डर्स के कंट्रोल से फ्री होते हैं। एल्डर्स जो है कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं करते हैं। इन मॉडर्न टाइम न्यूक्लियर फैमिली इज़ बिकमिंग पॉपुलर। आज के टाइम में जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूक्लियर फैमिली का बहुत जल्दी से पॉपुलर हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट है स्मॉल साइज़। न्यूक्लियर फैमिली जो होती है वो स्मॉल होती हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर सिर्फ हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट है इक्वालिटी। देयर इज़ इक्वालिटी बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। दे एंटर इन टू द रिलेशनशिप बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसके अंदर जो रिलेशनशिप है वो इक्वालिटी पे बेस्ड होता है। हस्बैंड और वाइफ जो है वो रिलेशनशिप में म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से आते हैं। और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता कि कौन सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर है। यहाँ पर मेंबर्स जो होते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर डिसीजन मेकिंग जो है डेमोक्रेटिक तरीके से, यानी कि सबको पूछकर सबकी सहमति के साथ लिया जाता है। हस्बैंड और वाइफ जो है जॉइंटली डिसीजन लेते हैं एक साथ मिलकर। इफ़ दे हैव ग्रोन अप चिल्ड्रन, अगर बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी फैमिली डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कंसेंसस के थ्रू यानी सहमति के थ्रू जो है कोई भी डिसीजन फैमिली के अंदर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो जॉइंटली दोनों की हो सकती है, एक साथ हस्बैंड और वाइफ की, या फिर अलग अलग जो है प्रॉपर्टी पे कंट्रोल हो सकता है दोनों का। ये एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि दोनों का बैंक अकाउंट अलग भी हो सकता है सेपरेट, या फिर एक जॉइंट बैंक अकाउंट भी हो सकता है। तो उस तरीके से एक ऑप्शन है कि दोनों जो है एक साथ इकट्ठा जो है प्रॉपर्टी पे राइट रख भी सकते हैं और अलग भी रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली कि न्यूक्लियर फैमिली का सोसाइटी के अंदर क्या फंक्शन है। फर्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। फैमिली के अंदर ही एक चाइल्ड का बर्थ होता है, बट आज के टाइम में अगर हम देखें हस्बैंड और वाइफ कुछ केसेस में म्यूचुअली ये डिसाइड करती हैं कि उन्हें चिल्ड्रन नहीं करने हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनल अचीवमेंट में रुकावट बनते हैं, उनकी जो ग्रोथ रेट है उसको रोकते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली आज के टाइम
रिप्रोडक्शन का जो फंक्शन है उसको प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है सोशलिज्म। फैमिली जो है एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है इंडिविजुअल को लाइफ लेसन सिखाने में, बट न्यूक्लियर फैमिली जो है इस चीज़ में फेल हो चुकी है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर बहुत बार जो है हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, तो छोटे बच्चे जो है उनको बेबी सिटर, नर्सरीज और क्रचेस में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। पॉइंट है इकोनॉमिक कॉपरेशन। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर मेंबर्स जो है एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली कॉपरेट करते हैं। हस्बैंड और वाइफ जो है हो सकता है दोनों अर्न करते हों और दोनों ही जो है एक दूसरे की मदद करते हैं फिर फाइनेंशियली। चिल्ड्रन जो होते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो वो भी स्टार्ट कर देते हैं अर्न करना, बट वो अपनी इनकम जो है अपने साथ रखते हैं। फिर पेरेंट्स भी जो है उनकी मदद करना बंद कर देते हैं फाइनेंशियली। तो इस तरीके से इकोनॉमिकली जो है मेंबर्स जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द न्यू टाइप्स ऑफ फैमिलीज। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस पैटर्न से मैं आपको बता रही हूँ आप वही पैटर्न फॉलो करके अपने एग्जाम में लिखो ताकि आपके जो है अच्छे नंबर्स आए। तो सबसे पहले आपने लिखना है मीनिंग ऑफ फैमिली, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट्स वही आपने यहाँ पे लाइंस लिखनी है। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है न्यू टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगी सिंगल पेरेंट फैमिलीज़, वो फैमिलीज़ जिसके अंदर पेरेंट जो है जिसके पास एक या उससे ज़्यादा चिल्ड्रन है और वो खुद ही टेक केयर कर रहे हैं उन बच्चों की। सिंगल मदर जो है हाउस होल्ड, ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ वन पेरेंट फैमिली देखने को मिलती है। सिंगल मदर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, वो सिंगल फादर से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ क्रिएटेड इन अ नंबर ऑफ वेज। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे सिंगल पेरेंट फैमिली जो है बनती है सोसाइटी के अंदर, जैसे कि एक पार्टनर की हो सकता है डेथ हो गई है, या फिर डिवोर्स जो है दोनों पार्टनर्स ने ले लिया, या फिर दोनों सेपरेट हो गए हैं, तो उससे जो है सिंगल पेरेंट फैमिली जो है बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लेंडेड और स्टेप फैमिलीज़। व्हेन अ पर्सन फाइंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ अ सिंगल पेरेंट, अगर कोई भी इंसान जो होता है वो सिंगल पेरेंट होता है, रीज़न कोई भी हो सकता है, सेपरेशन के कारण हुए हैं, डिवोर्स के कारण, या फिर उनके पार्टनर की डेथ हो गई है, तो ऐसे जो रिलेशनशिप होते हैं एंड में जाकर जो है वो न्यू मैरिज कर लेते हैं, और उस न्यू मैरिज से जो फैमिली क्रिएट होती है उसको स्टेप फैमिली कहा जाता है या फिर ब्लेंडेड फैमिली कहा जाता है। ब्लेंडेड फैमिली के अंदर स्टेप मदर, स्टेप फादर या स्टेप सिबलिंग्स होते हैं। आज अगर हम देखें डाटा उठाकर 12% जो अमेरिकन है उन्होंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैरिज की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसनेशनल फैमिलीज़। ट्रांसनेशनल फैमिलीज़ वो फैमिलीज़ होती है जिसके अंदर एक पार्टनर जो है किसी एक कंट्री में चला जाता है अर्न करने के लिए और दूसरा पार्टनर उसी कंट्री में रहता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पर जाकर वो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। अब यहाँ पर मिलियंस ऑफ वुमेन जो है वो भी माइग्रेट करती हैं पुअर कंट्रीज से रिच कंट्रीज़ में, ताकि वो लोग वहाँ पर अर्न कर सकें, और वहाँ पर जाकर वो नैनीज़ और मेड का काम करती हैं और उन्हें जो है काफ़ी अच्छी सैलरी उन कंट्रीज़ में मिल जाती है। ये जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटिव्स के पास छोड़कर दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। ऐसी फैमिलीज को ट्रांसनेशनल फैमिलीज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोहैबिटेशन। इसमें क्या होता है, कपल्स जो है मैरिज नहीं करते, एक दूसरे के साथ लिव इन में रहते हैं और बाद में डिसाइड करते हैं कि उन्हें मैरिज करनी है या फिर ब्रेकअप करना है। कोहैबिटेशन का जो ये प्रोसेस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी सालों से हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेबल नहीं है। काफ़ी हद तक जो है डिवोर्सेस हो जाते हैं, लोग सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो इसीलिए कोहैबिटेशन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो इसने फैमिली फॉर्मेशन का जो सिस्टम है उसको काफ़ी चेंज कर दिया है। 60% जो मैरिजेस हुई थी यूनाइटेड स्टेट के अंदर 1990 में, वो कोहैबिटेशन के थ्रू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्डलेस फैमिलीज। ऐसी बहुत सी फैमिलीज है जिसके अंदर बच्चे जो है वो नहीं होते हैं, क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, लोअर फर्टिलिटी रेट या फिर हम एज फैक्टर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस एज एट मैरिज इज इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ डिक्लाइन। जितनी ज़्यादा एज होती जाएगी, जितना लेट मैरिज होगी, उतने चांसेस कम होंगे चाइल्ड के बर्थ के। मैनी चाइल्डलेस इंडिविजुअल फॉरगो पेरेंटहुड ड्यू टू इट्स एंटीसिपेटेड इम्पैक्ट ऑन करियर एक्विजिशन और डेवलपमेंट। अब बहुत से इंडिविजुअल ऐसे हैं जो पेरेंटहुड को एंजॉय करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि उनका करियर और उनकी डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर होगी अगर बच्चे हो जाएंगे। उनका जो फोकस होगा वो चिल्ड्रन की ग्रोथ पे होगा, तो इसीलिए वो लोग जो है चिल्ड्रन की प्लानिंग नहीं करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पर जो है फैमिलीज़ में बच्चे नहीं होते हैं। लास्ट पॉइंट है कम्यूटेटेड मैरिजेस और अदर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड द वर्क प्लेस हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कम्यूटेटेड मैरिजेस एंड अदर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी के आने के कारण वर्क प्लेस जो है वो चेंज हो गए हैं।
जिसकी वजह से जो है कम्यूटेटर मैरिजेस और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बढ़ावा मिला है। जितने भी स्पाउसेज हैं, ये रिलेशनल पार्टनर हैं, उन दोनों के अपने करियर है, तो जिसकी वजह से वो लोग जो है अलग अलग जो है उनको प्लेसेस पे रहना पड़ता है अपने करियर पे फोकस करने के लिए। नॉट ऑल द डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स आर लाइक। सारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ कपल जो है एक हफ्ते के बाद मिलते हैं, कुछ कपल जो है महीने में एक बार मिलते हैं, कुछ कपल जो है सिर्फ एक दिन के जो है ड्राइव अवे होते हैं, कुछ कपल जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जो न्यू कम्यूटेटर मैरिजेस है उसके अंदर जो वुमेन का प्रोफेशनल रोल है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पहले वुमेन जो थी इतनी करियर कॉन्शियस नहीं थी, वो इतना वर्क नहीं करती थी। आज के टाइम में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और वुमेन भी अवेयर है अपने करियर को लेके, जिसकी वजह से दोनों पार्टनर्स जो हैं उनको अलग अलग जगहों पर रहना पड़ता है अपने करियर कि जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दी हैं लाइन्स, तो आप यहाँ से रीड कर लेना। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.